लास्ट डे हम लोगों ने कायरल सेंटर निकालना सीखा था, कायरल सेंटर का हमें आइडिया भी लग गया था। अब हमारा काम स्टार्ट होता है बेटा, एक छोटे से क्वेश्चन के बेस पे हम चलेंगे, फिर उसके अंदर हम मीजो भी निकालेंगे। अच्छा मुझे बताओ मीजो की कंडीशन क्या थी, फटाफट लिखो सब बच्चे, फटाफट से लिखो। मीजो की कंडीशन क्या थी, जल्दी से। कब कोई मॉलिक्यूल मीजो कहलाता है? दो कंडीशंस बताई थी ना बच्चों। यस बिल्कुल सही, यस बेटा जी। ग्रेटर देन वन कायरल सेंटर होना चाहिए, और साथ ही साथ बेटा होना चाहिए। और साथ ही साथ बेटा बात करूं तो हमें एक और चीज देखनी पड़ती है, वो है सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। कायरल सेंटर निकालना हम सीख चुके हैं। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट आप लोग बताओगे कि कितने कायरल सेंटर है उसके अंदर। यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा बेटा हम लोगों ने CHOH, यहां लिखा हमने CHOH, यहां लिखा मैंने CH3। फटाफट बताओ कितने कायरल सेंटर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, फटाफट बताओ कितने कायरल सेंटर हैं, जल्दी से बताओ। यस, दो कायरल सेंटर है, एक तो ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। दो कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर की वैल्यू हो गई 2। चलो भाई अब देखते हैं मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कैसे देखना है। इस मॉलिक्यूल का हाफ कहां है, हाफ ये हुआ, यस और नो बेटा जी। इस हाफ के लेफ्ट साइड देखो बेटा जी, क्या लेफ्ट साइड वाला ये ग्रुप और राइट साइड वाला ये सेम है या डिफरेंट है? जल्दी बताओ बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गोले लगाए हैं ये सेम है या डिफरेंट है? बिल्कुल सही बच्चों, क्या है ये तो सेम है। मतलब मॉलिक्यूल को तुमने हाफ से काटा और मॉलिक्यूल कैसा था, सिमेट्रिकल था। एक से ज्यादा कायरल सेंटर, साथ ही साथ मॉलिक्यूल यदि सिमेट्रिकल है तो बेटा ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, मीजो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, क्या कहलाएगा? मीजो कहलाएगा। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा जो मीजो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, जल्दी बताओ। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत बढ़िया बेटा जी, गुड। मतलब तुम लोगों को सिमेट्री देखनी आती है, तुम लोगों को कायरल सेंटर निकालना आता है। दैट मीन्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कब मॉलिक्यूल मीजो होगा और कब नहीं होगा। थंब दिखा दीजिए यदि मीजो निकालना आ गया तो, फटाफट से। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया बेटा, मजेदार। चलें फिर आगे की कहानी सुने क्या। ये कहानी तो होगी बेटा मीजो की। हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वो मैक्सिमम 3 तरह के आइसोमर, दैट इज द डेक्स्ट्रो, लीवो और मीजो देखा, और मिनिमम 2 ही देगा, दैट इज द डेक्स्ट्रो एंड लीवो। फिर हमने बोला कि यार कुछ केसेस में मीजो आएगा, कुछ में मीजो नहीं आएगा, तो हमने सबसे पहले मीजो सीख लिया। अब हम सीखेंगे डीएल के लिए, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए। डेक्स्ट्रो और लीवो आपको याद होगा मैंने लिखा था वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मतलब हमें अभी ये सीखना पड़ेगा कि कब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब वो इनएक्टिव होगा। फटाफट से रेडी लिख दो बेटा जी, तभी हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेकआउट करते हैं वो अब हमें सीखना है। फटाफट से बेटा आग लगा दो बेटा जी चैट के अंदर। सच में आग मत लगा देना और पता लगे माचिस से आग लगा रहे हो बैठ के। ये हुआ ना, लगा दी आग। ओके चलो भाई, अब हम एक नई चीज सीखते हैं कि कब कोई धमाके नहीं उड़ाने,
वो टूटे हुए दिल भेज रहा है किशन। क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, टूटते रहते हैं, दिल का काम क्या है? टूटना। या खुद टूट जाएगा या कोई तोड़ देगी, समझ रहे हो? चलो आओ बेटा, हम बात करेंगे कि कब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान से सुनना है बेटा जी, अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। चलो आजा आजा बच्चा। अरे अंचल बेटा, क्या करूं मैं तुम्हारा? आ जाओ, तुम ऑप्टिकल यही पढ़ो। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान रखनी होती है बेटा वो ये है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है कंपाउंड जब वो मॉलिक्यूल जो तुम स्टडी कर रहे हो वो कायरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए सबसे पहली चीज क्या है? वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब बात ये है सर कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? अच्छा अब तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कायरल मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल होते होंगे? फटाफट बताओ तुम्हारे हिसाब से कायरल मॉलिक्यूल। नाम से देखो, कायरल मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल या कैसे मॉलिक्यूल? जल्दी लिखो बेटा जी, मुझे पूरा यकीन था तुम यही लिखोगे, मैं चाहता भी यही था तुम यही लिखो। जैसे बच्चे मोस्ट यही लिख रहे हैं कि उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। कोई स्लाइड नहीं बेटा, यहीं से है। ओके, कोई बेटा ध्यान सुनिए, तुम लोग मोस्टली ये सोचते हो कि सर कायरल मॉलिक्यूल तो वो होगा जिसके अंदर कायरल सेंटर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी होती है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट कायरल सेंटर की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। यस बिल्कुल बिल्कुल आप सही लिख रहे हो बेटा, बट ध्यान रखना क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी है वो किस पर? कायरल सेंटर के प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी कायरल सेंटर होगा और वो कायरल मॉलिक्यूल भी होगा, और कभी कभी उसके अंदर कायरल सेंटर नहीं होगा, वो फिर भी कायरल मॉलिक्यूल होगा। वो कैसे होगा वो हम आगे जाके सीखेंगे, बट ध्यान रखना कायरल मॉलिक्यूल हम ये कभी नहीं बोल सकते कि भाई कायरल मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कायरल सेंटर होगा ही होगा। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ माइंड में? थंब दिखाओ फटाफट, या नोट लिख ही देता हूं, लिख लो बेटा जी। Chirality of a molecule does not depends on presence or absence of chiral carbon in a molecule। चलो भाई, क्या इस नोट का ध्यान रखा जाएगा क्या? गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब बात यह है कि सर यदि कायरल कार्बन पर वो डिपेंड नहीं करता तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि वो कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं? उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है उसकी जो मिरर इमेज होती है, क्या होती है बच्चों? जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। रख लोगे ध्यान बच्चों? यस और नो में आंसर लिखो फटाफट। कब होगा कायरल मॉलिक्यूल? या कोई मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। समझे हो गया? अब समझे क्या? चलो भाई, अब मुझे पता है तुम में से कुछ बच्चे को तो लग गया पता नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज क्या है। ध्यान से समझना है। समझना चाहते हो क्या? फटाफट बताइए, क्या तुम ये चीज समझना चाहते हो? सुपर इम्पोजिबिलिटी, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी कैसे देखते हैं?
पहले यस और नो में आंसर लिखिए सब बच्चे, तभी समझाऊंगा मैं, ऐसे नहीं समझाता। चलो भाई गुड। देखो बेटा अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए, क्या कर लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये एस के सर है। कौन है ये? मैं एक एस के सर बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ये है एस के सर, यानी कि मैं, ये मेरा फेस, हंस रहा हूं मैं, रो रही होगी कोई ना कोई। चलो भाई ये है मेरा टमी, ये है मेरी लातें, और मैं ऐसे नाच रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं नाच रहा। अब चांदनी है कौन, पहले मुझे बताओ। तुम लोग मुझे घर नहीं पहुंचने दोगे। चलो इधर देखो, ये इसके सर बनाए मैंने, ये मैं था, मैं ऐसे ऐसे नाच रहा था। कैसे नाच रहा था? ऐसे ऐसे नाच रहा था। ध्यान से देखना बेटा, मैं नाच रहा था। नाचते नाचते किसी ने मेरे सामने मिरर रख दिया। क्या रख दिया मेरे सामने? अरे मिरर रख दिया। जैसे ही मेरे सामने मिरर रखा तो क्या होगा? मैं मिरर में भी ऐसे ऐसे नाच रहा हूँगा। अरे यस और नो बेटा, मिरर में भी मैं हंस रहा हूँगा। ये मैं देखो मेरी स्माइल, ओ माय गॉड इतनी खतरनाक स्माइल। ये मेरा पेट कुछ ज्यादा ही मोटा है, और ये हो गई बेटा लाते। ये मुझे एक बात बताओ, जब मैं मिरर में नाच रहा था, ये जो मेरी लेफ्ट साइड जो मेरी बाजू है, वो मिरर में मुझे कहां दिखेगी? राइट साइड, और राइट वाली लेफ्ट साइड। पता है ना? ये मेरी मिरर इमेज हो गई। क्या होगी बेटा? ये बन गई मिरर इमेज। भाई मैं ऐसे नाच रहा था, यस और नो बेटा जी, लाइन खींची, मिरर में मेरी इमेज बनी, उसमें भी मैं नाच रहा था। यस और नो बेटा जी? अरे यस और नो? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने इस मिरर इमेज को उठाया। क्या किया? ऐसे पकड़ा, उठा के बाहर ले आया, उठाकर बाहर लाकर इसके ऊपर रख दिया। ध्यान से समझो, मैंने इसको उठाया और ऐसे कैसे इसके ऊपर रख दिया। मुझे बस यस और नो में आंसर चाहिए। जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, क्या ये इसका फेस इसके फेस को कवर कर लेगा? यस। इसका टमी इसके टमी को कवर कर लेगा? यस। इसकी लेग्स को कवर कर लेंगी? यस। बाजुएं बाजू को कवर कर लेंगी? यस। मतलब ये हुआ, जो भी इसकी मिरर इमेज थी, जब मैं उसको उठाकर इसके ऊपर रख देता हूं, उसने उसको पूरे तरीके से ढक दिया। पूरे तरीके से ढकने का मतलब क्या हुआ? उसने उसको सुपर इम्पोज कर लिया। क्या कर लिया? सुपर इम्पोज कर लिया। बट हमें क्या चाहिए था? नॉन सुपर इम्पोजेबल चाहिए था। ये तो सुपर इम्पोज कर गया। तो बताओ, यदि ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। ऑब्वियस ही बात है इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव होने के लिए कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, और कायरल के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ये तो सुपर इम्पोज कर गया, इसने तो ऐसे नाचते नाचते उसको ढक लिया। इसका मतलब ये काम नहीं बनने वाला। चलो भाई, नाचते नाचते मान लो फंक्शन खत्म हो गया। क्या हो गया? फंक्शन खत्म हो गया। एक नया फंक्शन था, किसी की शादी थी, उसमें मैं फिर नाच रहा हूं। ये फिर आ गया इसके सर, इसको नाचने का शौक था, उसको नचाना आता था। क्या करे बेटा, जिंदगी ऐसे निकल गई। चलो भाई, मैं फिर क्या कर रहा था बच्चों? हंस रहा था, साथ साथ में नाच रहा था। चलो भाई ध्यान से समझना, पहले मैं ऐसे ऐसे नाच रहा था, अब मैं ऐसे ऐसे नाचूंगा। ओके, अलग स्टाइल में। मतलब देखो, इधर रखी बाजू तो दूसरी बाजू नीचे को है। पहले मैं ऐसे ऐसे नाच रहा, अब मैं ऐसे ऐसे नाच रहा हूं। ठीक है बेटा। नाचते नाचते फिर से क्या किया गया? मेरे सामने मिरर रख दिया गया। ये लोग मेरे सामने मिरर बहुत रखते हैं। चलो भाई, अब जरा ध्यान से समझना। वाह बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चा लिख रहा है, सर चांदनी की शादी में नाच रहे थे क्या? चांदनी अंधेरा कर गई जिंदगी में। चलो, फिर मेरे सामने मिरर रख दिया गया। अरे जब मेरे सामने मिरर रखा गया, तो मिरर में मैं फिर नाच रहा था। ऑब्वियस सी बात है,
ये थोड़ा फेस ज्यादा ही छोटा हो गया। फिर से मैं मिरर में नाच रहा था, अरे देखो ये आ गया हमारा एटमी, ये होगी लाते। ओके, लेकिन मुझे एक बात बताइए बेटा जी, चलो ध्यान से देखो, ये जो मेरी लेफ्ट साइड वाली बाजू है वो इसके कहां होगी? राइट साइड में होगी, मतलब वो कुछ इधर होगी और ये कुछ ऐसी होगी। क्या मैं मिरर में कुछ ऐसे ही नाच रहा हूं? यस और नो में ऐसा लिखिए। यस, बिल्कुल सही है, हमारी मिरर इमेज बन गई। यस और नो? अब मुझे चेक करना है ये सुपर इम्पोज है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा। तो मुझे सब बच्चे ये बताइए, यदि मैं इसको उठा के इसके ऊपर पटक दूं, क्या मेरा हेड इसके हेड को कवर कर लेगा? यस और नो? हेड, यस, हेड हेड को कवर कर लेगा, टमी टमी को कवर कर लेगा, लेग्स लेग्स को कवर कर लेंगी। क्या मेरी बाजुएं इसकी बाजुएं को कवर कर पाएगी? बिल्कुल सही, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसकी बाजू इसके ऊपर में है। जब मैं उठा के इधर रखूंगा वो बाजू ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब कैसी हुई? नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसी हुई बच्चों? नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अब सुनिए, यदि, क्या बोला बच्चों मैंने? यदि सुपर इम्पोज हो जाए तो हम वहीं रुक जाते हैं, वहीं कहानी खत्म। लेकिन यदि नॉन सुपर इम्पोज हो जाए तो एक बार पूरे मॉलिक्यूल को हम 180 डिग्री भी घुमा के देखते हैं। कितने डिग्री? 180 डिग्री घुमाकर भी देखते हैं। यदि मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो सिर तो नीचे हो जाएगा। ये देखो उल्टा हो गया, लेकिन हंसी नहीं रुक रही मेरी। चलो भाई उल्टा कर दिया, इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये बाजू नीचे हो जाएगी, ये बाजू ऊपर हो जाएगी। ये सर नो बेटा जी? 180 डिग्री भी घुमा के देख लिया। अब मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर पटक दूं, बताओ सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोजेबल? फटाफट बोलो, सुपर इम्पोजेबल या नॉन? नॉन लिख दो जस्ट। गुड, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अब कंफर्म्ड है कि भाई हमने जो भी ये मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। क्या बच्चों तुम लोगों को समझ आ गया कैसे सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल देखते? यस और नो या थंब दिखा दीजिए फटाफट से। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, बस तुम्हें पता नहीं है, अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं है तुम लोगों को। चलो भाई फिर आगे की ओर चलते हैं। ओके, हमें इतना पता लग गया कि सुपर इम्पोजेबल कैसे देखते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे देखते हैं। हमें चाहिए नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो हमारा क्लियर हो गया। जब कोई मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो उसके बाद क्या देखना है? फिर हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट। क्या देखते हैं बच्चों? सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं। अब बात ये है कि सर ये क्या होते हैं? ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो चलो सिमेट्री एलिमेंट को सीखते हैं। देखो बेटा जी, सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चों? 3 तरह के। ये 4 मत समझना, एक भी पेन पकड़ा हुआ है। 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखना। पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा होता है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं पीओएस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस। दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सीओएस बोलेंगे। और थर्ड होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग एओएस बोलेंगे। ओके बेटा जी, कितने सिमेट्री एलिमेंट होते हैं? 3। कौन कौन से? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बहुत बढ़िया बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने बोला मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव करना है तो पहले कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी होती है वो कायरल कार्बन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती।
तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पे। नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए। वो कैसे देखना है मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया। फिर उसके बाद देखने होते हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? बोलो सब बच्चे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। अब जरा ध्यान से और सुनो बेटा जी, ये तो हम लोगों ने तीनों लिख लिए, लेकिन करना क्या है इन तीनों का? देखो बेटा, ये जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं दे मस्ट बी एब्सेंट, दे मस्ट बी एब्सेंट। मतलब यह हुआ कहने का कि जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है यहां पर, वो किसकी है? वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की दिक्कत है। बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या सीन है? दुनिया या पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल तुम उठा लीजिए, हर एक मटेरियल में, यहां तक कि मुझ में भी, आप में भी, ये जो सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इसमें, कैमरा में, हर एक पार्टिकल में, जो भी तुम्हारे सराउंड में कुछ भी पड़ा हुआ है, हर एक के अंदर सिमेट्री एलिमेंट, स्पेशली एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। ये हमेशा ही प्रेजेंट होती है, ये कभी एब्सेंट होती ही नहीं। जब ये कभी एब्सेंट ही नहीं होती तो हमें तो एब्सेंट चाहिए, इसीलिए हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कवर ही नहीं करते। जब ये सब में प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव में भी प्रेजेंट होगी, इनएक्टिव में भी प्रेजेंट होगी। मतलब इसके बेस पे हम सोल्व नहीं कर सकते। मतलब हमें सिर्फ का सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ही स्टडी करना है। क्या ये चीज समझ आई क्या? मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए। फटाफट सब बच्चे वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए भाई कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल की जो कायरलिटी होती है वो कायरल कार्बन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो वो किस पे करती है? वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज पे करती है। सुपर इम्पोज कब होगा, नॉन सुपर इम्पोज कब होगा, वो आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा दिया गया है। उसके बाद जो लास्ट चीज देखनी होती है वो सिमेट्री एलिमेंट देखनी होती है। सिमेट्री एलिमेंट मस्ट बी एब्सेंट होने चाहिए, वो प्रेजेंट होने नहीं चाहिए। बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी है? आपके पास सिमेट्री एलिमेंट है जो हर किसी में क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। इसलिए हमें से दो को ही स्टडी करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या तुम लोगों को यह समझ आ गया? यस और नो में आंसर कीजिए फटाफट से। चलो गुड, बहुत बढ़िया। हाथ हम दिखा सकते हो, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। तो देखो इतनी सी चीज है, इतने से हमें कायरल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। और भी बहुत आसान तरीके हैं। ये तो हमारे पास होगा कि कंसेप्चुअली कैसे कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें मैं और तरीके बताऊंगा जिससे तुम्हें एक सेकंड में बता पाओगे कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आपको बेटा मैं 2 to 3 मिनट्स है आपके पास, आराम से इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। नहीं चेतन बेटा, ये रोटेशन कैसे रहेगी हम आपको आगे जाके समझाऊंगा बेटा जी। रोटेशन 180 जब हम कर रहे हैं, होता क्या है ना बेटा, ध्यान से देखना। हम ये जो रोटेशन करते हैं उसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको फ्लिपिंग कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फ्लिपिंग अलाउड नहीं होता। हम मॉलिक्यूल को रखना है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसकी जब 180 डिग्री रोटेशन करनी है तो देखा जाए तो ये भी 180 डिग्री रोटेशन है, लेकिन ये चीज अलाउड नहीं होती, हमें ये करना पड़ता है। ओके, जल्दी बनाओ बेटा फटाफट से। ओके डन, गुड, फटाफट बना लो सारे बच्चे बेटा। चलो डन हो गया बेटा, सबका बन गया क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फिर हम आगे स्टार्ट करें बेटा। चलो डन, गुड। चलिए फिर ये तो हो गया हमारे पास बेटा जी कि क्या सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ों को हमें निकालना सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखो, ये तो इस पर डिपेंड नहीं करती, सारी इस पे है, वो चीज़ हमने समझ लिया। लेकिन वहीं मैं बात करता हूँ बेटा ये सिमेट्री एलिमेंट का।
ये हमने लिख दिया कि ये एब्सेंट होने चाहिए, पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट होने चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। लेकिन ये होते क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि ये ऑप्टिकली अभी पीओएस इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो भी हमें सीखना पड़ेगा बेटा, यस और नो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए सब बच्चे बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है इसको समझते हैं। सब बच्चों का ध्यान है बोर्ड की तरफ, ध्यान से समझना। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं है। आपके पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक, मान लीजिए यहां इमेजिन कीजिए एक मॉलिक्यूल है, ओके। इस मॉलिक्यूल को मुझे इस तरीके से काटना है कि ये बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। क्या करना है हमें, जो भी मॉलिक्यूल होगा हमें उसको क्या करना है बेटा, काटना है। काटने के बाद उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। वो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। यदि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यदि वो दो इक्वल पार्ट्स यदि आपस में मिरर इमेज नहीं है, दैट मीन्स वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। क्या समझ पाए बेटा जी? सिर्फ क्या करना है, दो इक्वल पार्ट में काट देना है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। यदि वो मिरर इमेज है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। इज इट क्लियर और नॉट? एग्जाम्पल करवाऊंगा, पहले मुझे बताओ क्या जो मैंने वर्ड्स बोले क्या वो क्लियर हैं? ओके ओके, डन, बहुत बढ़िया। सब बच्चे लिखेंगे तभी आगे चलना होता है बेटा, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए ना, एक दो को खोना छोड़ सकते हैं। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी, जैसे मान लो मेरे पास है मॉलिक्यूल ए, ये ऐसा है, ओके बेटा। मैंने इसको क्या करना है, दो इक्वल पार्ट्स में काटना है। तो मैंने क्या किया भाई, एक लाइन खींची जिसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, ओके बेटा। जो दो इक्वल पार्ट में कटा है, लाइन को हम मिरर मान लिया करेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, मिरर मान लेंगे। क्या ये जो दो पार्ट हैं क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं? यस और नो में आंसर लिखिए बेटा जी। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं क्या? बिल्कुल। दैट मीन्स यहां पर POS क्या है बेटा, प्रेजेंट है। बस इतना ही काम करना है। उसी साथ में जैसे मान लीजिए ये मेरे पास, इधर देखता हूं कुछ यार पड़े नहीं हुए, चलो ये देखो, मान लो एक बॉल, क्या है, एक बॉल। मुझे इसको क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ, तुम लोग बोलोगे मैं वही काम करूंगा। मुझे चेक करना है POS प्रेजेंट और एब्सेंट। सबसे पहले मुझे क्या करना है इसके अंदर, बोलो सब बच्चे। पहला काम, मेरा काम क्या है, यस, काट दो, इक्वल दो पार्ट्स में इसको काट दो। मैंने काट दिया। काटने के बाद क्या करना है बताओ, इसको मिरर मानना है। लो जी, मिरर मान लिया। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं बेटा, यस और नो बोलो। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं? यस इट इज। दैट मीन्स यहां POS क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अच्छा मुझे बताओ, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए POS प्रेजेंट चाहिए या एब्सेंट चाहिए? प्रेजेंट चाहिए या एब्सेंट चाहिए? हमें एब्सेंट चाहिए। दैट मीन्स ये जो दोनों मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? फटाफट बोलो, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? यस, है ना, सिंपल सा काम बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही तो हमने काम करना है। बस ध्यान रखना है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा वो दो इक्वल पार्ट में कटना चाहिए, और साथ ही साथ में बेटा बोथ द पार्ट, जो भी आपने पार्ट डिवाइड किए हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। समझे हो क्या? अरे यस और नो? गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलो एक लाइन लिख लो इसके लिए बेटा, लिखो बेटा, एन इमेजिनरी प्लेन passing through a molecule
which can divide the molecule into two such equal parts and these parts are mirror image to each other। अब समझे हो गया? चलिए, ये बस आप लोगों ने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है कि भाई जो भी मॉलिक्यूल होगा दो इक्वल पार्ट में काट दीजिए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, यदि है तो पीओएस प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। थंब दिखा दो बेटा, क्लियर हो जाए। फटाफट इसको नोट कर लो क्योंकि भूल जाता है बच्चा मोस्टली, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए फटाफट से। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, तुम तो समझ गए, इंटेलिजेंट हो ना तुम लोग, जल्दी समझ आते हो। चलो डन बेटा जी। एग्जाम्पल समझे क्या? ये तो हो गया बेसिक जो तुम्हें जनरली तुम्हें देखने को मिलती है। अब तुम्हें मॉलिक्यूल के ऊपर दिखाता हूं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के लिए। चलो भाई, क्या तुम लोगों को टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के बारे में पता है क्या? बताओ फटाफट। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के बारे में पता है क्या? पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, गुड। वहां बताया था ना 109.28 डिग्री का एंगल होता है, कैसा देखने को दिखता है ये, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मैं यहां कुछ मॉलिक्यूल बनाने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा यहां एक कार्बन, यहां लिखा मैंने A फॉर एप्पल, इधर भी लिखा A फॉर एप्पल, इधर भी लिखा A फॉर एप्पल और यहां भी लिखा A फॉर एप्पल। ओके बेटा जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। हमने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने बना है, तो मुझे इस मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है कि एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, एक इधर जा रहा है, एक आपकी तरफ आ रहा है नीचे को, और एक इधर जा रहा है। यस और नो बेटा जी? मुझे इसके अंदर प्लेन डालना है। क्या डालना है मुझे इसके अंदर? बेटा प्लेन डालना है। अब जब प्लेन ऐड होता है तो टेट्राहेड्रल में कैसे होगा, ध्यान से समझना। जब हम लोग एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊपर है ए, ये कार्बन है, प्लेन डालूंगा तो ये ए भी कट जाएगा और ये कार्बन भी कट जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ इन तीनों में से एक एटम भी कटेगा। मतलब ये हुआ कहने का, जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वहां जब हम प्लेन पास करते हैं तो आपके पास 3 एटम कटते हैं प्लेन में। कितने एटम? 3 एटम कटते हैं प्लेन में। वो कौन कौन से? सेंट्रल तो फिक्स है, कटेगा ही कटेगा। उसके अलावा तुम इन चारों में से कोई भी 2 एटम काट सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब भी प्लेन डालो कितने टोटल कटेंगे? 3, जिसमें एक फिक्स कौन है? सेंट्रल फिक्स है, वो तो कटेगा कटेगा। उसके अलावा 2 तुम बेटा जी कोई भी काट सकते हो। देखने में हमें लगेगा कि सर ये कैसे कट सकते हैं, जैसे ये और ये काट दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो टेढ़ा हो गया। नहीं बेटा, क्योंकि ये 2D प्लेन है, मॉलिक्यूल रियल में 3D में एग्जिस्ट करता है। तो बस तुम्हें ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास जब भी प्लेन डालोगे तो 3 एटम कटेंगे। क्या इस चीज का ध्यान रखोगे? यस और नो में आंसर लिखो फटाफट। ध्यान रखोगे इस चीज का? गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो, अब मुझे देखो, मैंने इसके अंदर प्लेन डालना है। मुझे पता है उस प्लेन के अंदर सेंट्रल एटम कटेगा, फिक्स है। उसके अलावा कोई भी 2 कटेंगे। चलो मान लिया मैंने इसको भी काट दिया और उस प्लेन में मैंने इसको भी काट दिया। ये कौन से कटे बेटा जी? ये कटे प्लेन के अंदर कटे हैं। चलो थोड़ा और आसान करता हूं ताकि विजुअल भी अच्छा हो जाए आप लोगों का। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक तो काटा यही जो तुम्हें दिख रहा है सेंट्रल, इसके अलावा एक ये काट दिया और एक ये काट दिया। मतलब अब हमें जो प्लेन दिख रहा है वो कुछ ऐसे डाला हमने प्लेन। ओके बेटा,
जैसे ही मैंने ये प्लेन इसके अंदर डाला, ये तीनों एटम तो कट गए। जब ये तीनों एटम कट गए तो बचा कौन? ए। ये जो प्लेन है इसको मैं मिरर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? मिरर मान लेता हूं। मुझे बताओ इस मिरर में इस ए की इमेज क्या दिखेगी? ए दिखेगी। और वो इस तरफ दिखेगी या दूसरी तरफ जाते हुए दिखेगी? दूसरी तरफ जाते हुए दिखेगी। क्या ए की इमेज ए बनी है? यस। इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। क्या तुम लोगों को ये चीज समझ आई? क्या 3 काटने, तुम कोई भी 3 काट लो, जो 2 बचे होंगे वो दोनों सेम हुए तो पीओएस प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। क्लियर? यस और नो में फटाफट लिखो। गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लिखो, शाबाश, फटाफट। फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। ओके चलो, अब है मेरे पास सी, यहां है ए, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर है बी। चलो बेटा जी, तुम लोग बताओ बेटा, मेरे को चेक करना है पीओएस प्रेजेंट या एब्सेंट। मुझे बताओ मैं प्लेन कहां से डालूं कि वो कौन कौन से एटम को कट कर दे? सिर्फ एटम लिख दो। बिल्कुल सही, हमें सी को भी काटना है, हमें बी को भी काटना है। क्यों? आपको बी क्यों काटना पड़ा? क्योंकि बी को नहीं काटोगे, किसी और को काटोगे तो बी की तो इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि और कहीं बी प्रेजेंट ही नहीं है। तो हमने उस एटम को जरूर काटना है जो बिल्कुल अलग हो। सब बच्चे सही लिख रहे हैं। सी भी। अब ए इन तीनों में से कोई भी काट दो। मान लो मैंने ये काट दिया, ये तो कट गए प्लेन के अंदर। किसके अंदर कट गए बच्चों? प्लेन के अंदर कट गए। तो बचा कौन? हमारे पास बचा है ए, बचा है। ए की इमेज ए बन रही है क्योंकि प्लेन यहां से गुजर रहा होगा। तो बताओ यहां भी पी ओ एस क्या हो गया? प्रेजेंट हुआ, क्योंकि हमने प्लेन कहां से डाला? प्लेन हमने डाला ए सी बी से डाला। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और। अब तुम लोग बताओगे प्लेन किस किस एटम को काटे? बताओ। हमेशा देखो, हमें पीओएस प्रेजेंट रखना है, हमेशा ट्राई करना है प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट आ जाए तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। एब्सेंट हो जाए तब वो ऑप्टिकल एक्टिव की तरफ जाएगा। बताओ कहां से प्लेन डालूं? बिल्कुल सही बता रहे हैं सब बच्चे। यस बेटा जी, हमें बी सी ई या ई सी बी में डालना चाहिए। उसका रीजन क्या है बच्चों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ये कट जाएंगे तो प्लेन इधर होगा। यदि प्लेन इधर होगा तो हमारे पास ए की इमेज ए दिखेगी। इसका मतलब यहां भी पी ओ एस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और प्लेन हमने कहां से डाला इसके अंदर बच्चों? हमने डाला बी सी और ई में हमने यहां पर प्लेन डाला। सब बच्चों ने सही लिखा, बहुत बढ़िया। क्या तुम लोगों को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन कहां से डालना होता है और क्यों डालना होता है क्लियर है? क्या थंब दिखा दो फटाफट से। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई? गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो फिर, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये लिखा मैंने इधर, इधर लिखा मैंने ए, इधर लिखा मैंने बी, इधर लिखा मैंने डी और इधर लिखा मैंने ई। बताओ बेटा जी कहां से प्लेन डालूं? बोलो कहां से प्लेन डालूं कि पीओएस प्रेजेंट हो जाए? क्या पॉसिबल है क्या? या कंफर्म्ड है यहां पीओएस एब्सेंट होगा? गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। क्योंकि यहां पर सेंट्रल एटम को तो ठीक है, उसके अलावा कोई भी 2 पकड़ लोगे, जैसे मान लो सी डी और ये पकड़ लिया बी, ए और ई अलग है। इन तीनों को पकड़ लिया तो ये दोनों अलग है, इन तीनों को पकड़ लिया तो ये दोनों अलग है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर जो पी ओ एस है वो एब्सेंट है। और यदि पी ओ एस एब्सेंट है तो फिर कंफर्म्ड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा। यस और नो बेटा जी? क्योंकि हम यहां पर कहीं से भी प्लेन डाल ही नहीं पा रहे। क्लियर है ये चीज? चलो इसी के साथ आपने एक चीज को नोट करना था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई
जब हमने ये मॉलिक्यूल लिया जिसमें पीओएस एब्सेंट है, तो ध्यान से देखो ये कायरल सेंटर है ना, क्या है ये? एक कायरल सेंटर। यदि मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल सेंटर हो, उसके अंदर कभी भी ना पीओएस और ना ही सीओएस, दोनों ही एब्सेंट होती है। सीओएस तभी निकालना सीखेंगे, पर एडवांस में बता रहा हूं, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक सिंगल कायरल सेंटर है, मैं एक से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, यदि एक ही कायरल सेंटर है, फिक्स्ड वन, उस समय पीओएस और सीओएस कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, हमेशा एब्सेंट होता है। मतलब वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रोली वो बनाएगा ही बनाएगा। तो यही एक नोट बन जाता है हमारे लिए बच्चों। लिखो एक नोट, क्या कहता है नोट बच्चों? नोट कहता है इफ, या लिख सकते हैं इफ देयर इज only one chiral center in a molecule, then POS and COS are always एब्सेंट। ओके बेटा, यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने कायरल सेंटर है? सिर्फ एक है, देन हमेशा ही जो पीओएस और सीओएस होता है वो हमेशा क्या होगा? एब्सेंट होगा, और वो मॉलिक्यूल हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों? वो मॉलिक्यूल हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है और हमेशा ही डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनाता है। क्या ये नोट ध्यान रहेगा? बड़ा सिंपल सा नोट है। मॉलिक्यूल में बस एक कायरल सेंटर होना चाहिए, ओनली वन, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ओके बच्चों, ओनली वन कायरल सेंटर। उस समय पीओएस और सीओएस हमेशा क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, और वो हमेशा ऑप्टिकली क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? 100% बेटा जी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ कहीं कायरल सेंटर दिख गया एक है और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा होगा। और जो नोट में लिख दिया तो वो फिक्स है, वो कभी बदलेगा नहीं। ओके डन, गुड। ये तो हमने बोल दिया, एक कायरल सेंटर है तो ठीक है। सर एक से ज्यादा हुए तो क्या हम उस समय भी फिक्स बोल सकते हैं? नहीं बेटा, उस समय हमें कुछ चीजों को देखना पड़ता है। चलो साथ में इसको समझते हैं। देखो बेटा, हमने ये तो बोल दिया कि भाई कायरल सेंटर यदि कितना हुआ? एक हुआ। कितना हुआ बच्चों? एक हुआ, तो फिक्स्ड है वो उसके अंदर सीओएस और पीओएस क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? एब्सेंट हुआ। और यदि एब्सेंट है तो कंफर्म्ड है वो ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो हमने पूरी कहानी लिखी यहाँ पर, वो ये शॉर्ट नोट हो जाते हैं। क्या है बेटा? ये तुम्हारे शॉर्ट नोट ऐसे बनने चाहिए। मतलब सिर्फ की फैक्टर, कायरल सेंटर 1 है, सीओएस पीएस हमेशा एब्सेंट होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, पूरी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हो गया, लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब क्या होगा? चलो उसके लिए भी समझते हैं। उसके लिए पहले ही शॉर्ट नोट बना ले, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके बेटा जी, पहले उसी के शॉर्ट नोट ही बनाते हैं। देखो बेटा, हम उल्टा काम करेंगे, दुनिया से उल्टा चलेंगे, समझना ध्यान से। एक कायरल सेंटर है वो फिक्स हो गया। यदि कायरल सेंटर ग्रेटर देन 1 हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? कायरल सेंटर कितने हो? ग्रेटर देन 1 हो। फिर हम क्या करेंगे? जब भी कायरल सेंटर एक से ज्यादा होता है तो हमें देखना पड़ता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो हम यहां दो केसेस बनाएंगे, एक बनाएंगे हम सिमेट्रिकल का और एक बनाएंगे एसिमेट्रिकल का। मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? एक केस एसिमेट्रिकल है और दूसरे केस में मान लिया कि वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ध्यान से समझना। अभी यदि हमारे पास बच्चों वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो, कायरल सेंटर एक से ज्यादा और मॉलिक्यूल क्या है? एसिमेट्रिकल है, तो कन्फर्म्ड है। क्या बोला?
कंफर्म्ड है कि भाई वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा ही बनाएगा। एक कायरल सेंटर है, कितने? सिर्फ एक, तो कंफर्म्ड ऑप्टिकली एक्टिव। एक से ज्यादा है तो हमें देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। ओके बच्चों, यदि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो फिर तुम बोल सकते हो हमेशा ही कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, क्या हो बच्चों? सिमेट्रिकल हो, तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि भाई वहां पर POS और COS, क्या देखना पड़ता है? POS और COS प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ध्यान से समझना बच्चों, यदि ये POS और COS प्रेजेंट हो, क्या हो बच्चों? प्रेजेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल मीजो होता है। क्या होता है बच्चों? वो मीजो होता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और यदि एब्सेंट है तो बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और डेक्स्ट्रो लीवो बनाता है। तो ये शॉर्ट नोट है तुम्हारे लिए। ओके, साथ में लिख देता हूं यहां पर, यदि कायरल सेंटर कितने हैं? एक है, तो हमेशा ही ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो बनेगा ही बनेगा। तो चलो भाई देखो, आधी से ज्यादा कहानी आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यही खत्म हो गई। हाँ बेटा, सीओएस सिखाऊंगा ना, ये तो शॉर्ट नोट बनवा दिए साथ में ही ताकि चीजें आसान हो जाए तुम्हारे लिए। तो ध्यान रखना है, एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली हमेशा एक्टिव डेक्स्ट्रो लीवो बनेगा। यदि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल हुआ तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा, और यदि सिमेट्रिकल है तो हमें POS और CS दोनों देखने पड़ेंगे। यदि वो दोनों प्रेजेंट है तो वो मीजो होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और एब्सेंट हुआ तो वो डेक्स्ट्रो लीवो बनाएगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये शॉर्ट नोट इजी है या डिफिकल्ट है? पहले मुझे ये बताओ। ये शॉर्ट नोट बहुत काम आते हैं पेपर में, फटाफट से याद आता है, ये भी है, ये है, ये है, और खत्म कहानी। एक सेकंड में ढूंढ लेता है इंसान। फटाफट से इसको नोट करो। ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर की पॉइंट या शॉर्ट नोट, कुछ बच्चे इसको शॉर्ट नोट लिखते हैं, मैं इसको की पॉइंट लिखता हूं। ये की पॉइंट है जो हमेशा तुम्हें क्या आएंगे बेटा? काम आएंगे। फटाफट से नोट डाउन करो इसको बेटा जी। यू हैव ओनली 2 मिनट्स नोट करने को, फटाफट करो। डन बेटा जी? ओके चलो बेटा जी, चलो डन डन डन। फुल नेम लिख, किसका बेटा फुल नेम लिख दें? ये POS COS तो बेटा लिख दिया ना, प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री पहले लिख चुके हैं बेटा 10। चलो हो गया डन सब बच्चों का ना ये। ओके, अब ये तो हो गया शॉर्ट नोट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हमने बोला कि यदि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, तो हमें कैसे पता लगेगा? देखो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं, जब हमारे पास केस नंबर 1 लिखूंगा, केस नंबर 1, जब क्या होंगे? व्हेन कायरल सेंटर ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होगा? एसिमेट्रिकल होगा। ओके बच्चों, तो ये पहला केस बना रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से समझना इस चीज को। के चलो भाई सुनना, मैंने लिखा यहां पर एक है हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल। ओके, यहां लिखा मैंने बेटा Br, यहां लिखा मैंने Cl, यहां लिखा बेटा मैंने OH, यहां भी लिख दिया OH, यहां लिखा H और यहां भी लिखा H। ओके बेटा जी, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं इसके अंदर बेटा जी? लिख के बताएं सब बच्चे, कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर? यस, 2 कायरल सेंटर है। जब यहां पर जो 2 कायरल सेंटर वो कहां है? पहला तो यहां पर बैठा हुआ है और दूसरा यहां पर है। बहुत बढ़िया, 2 कायरल सेंटर है। अब मुझे ये तो पता लग गया कि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, तो भाई हम इस चार्ट में यहां पहुंच गए कि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है। फिर हमें क्या देखना है कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है या तो
सिमेट्रिकल है, यस और नो बेटा। तो चलो इस मॉलिक्यूल को मैं दो तरह से काट सकता हूं। देखो बेटा, या तो इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काट सकता हूं, यस और नो। यदि मैं इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे काट दूं तो मुझे बताओ ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सेम है या डिफरेंट है? बताओ सब बच्चे, इज इट सेम और डिफरेंट? यस, बिल्कुल सही। कैसा है बच्चों? डिफरेंट है। कैसा है? डिफरेंट है। मैं दोनों तरह के प्लेन आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर, देखते रहना बस। चलो भाई देखो बेटा, यहां मैंने दो प्लेन कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, एक तो प्लेन में ऐसे डाल सकता था और मुझे वहां दिख रहा है कि भाई अप एंड डाउन सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर ब्रोमीन है नीचे क्लोरीन है, मतलब यहां सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बट मैं क्या कहीं और तरीके से भी मॉलिक्यूल को काट सकता था? मैं ऐसे भी काट सकता था ना बेटा। यदि मैं मॉलिक्यूल को इस तरीके से काटता, ध्यान से देखना बेटा जी, कुछ इस तरीके से मैं यदि मॉलिक्यूल को काटता तो देखो ये जो Br और Cl थे, वो जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, वो तो मैंने काट दिए। ये अच्छी बात है या बुरी बात है बच्चों? बताओ, अच्छी बात है या बुरी बात है? जो डिफरेंट वाले थे वो मैंने काट दिए, इनको तो हमने काट दिया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? लेफ्ट और राइट सेम है या डिफरेंट? अब बेटा बताओ, लेफ्ट एंड राइट सेम है या डिफरेंट है बेटा? अब देखो यहां से प्लेन जब डाला, इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है, मतलब चाहे मैं ऐसे काटूं चाहे ऐसे काटूं, चीजें सेम नहीं है, डिफरेंट आ रही है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। कैसा है बच्चों? एसिमेट्रिकल है। कायरल सेंटर इसके अंदर दो थे। तो बताओ उस शॉर्ट नोट में तुम कहां पहुंचे? इस शॉर्ट में हम पहुंचे कि कायरल सेंटर एक से ज्यादा है और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। तो बताओ बच्चों, जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो कंफर्म्ड है वो क्या होगा? बोलो सब बच्चे, क्या होगा वो? हमेशा या फिक्स क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डेक्स्ट्रोलीवो बनाएगा ही बनाएगा। खत्म है ना? आसान सा काम बेटा जी। बस कायरल सेंटर देखो, एक है तो फिक्स है, एक से ज्यादा है और एसिमेट्रिकल है, तब भी 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, गुड 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 गुड। समझ आ गया ना सब बच्चों को? चलो एक क्वेश्चन और दूं, इस क्वेश्चन को बताओ फटाफट। बताओ बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? गुड, सब बच्चे सही कर रहे हैं, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। यस, क्योंकि इसके अंदर तो कायरल सेंटर ही एक है सर। यदि कायरल सेंटर एक है, कायरल सेंटर कितना है? एक, तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डेक्स्ट्रोलीवो बना देगा, खत्म कहानी। गुड बेटा। अबे इनएक्टिव कौन लिख रहा है? मुस्कान, क्या हो गया बेटा तुम्हें? एक्टिव होगा। हमने एक नोट लिखा था ना कि यदि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कायरल सेंटर होता है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ओके डन। चलो भाई, गुड गुड। हाँ भाई शिव्यांश बेटा, थोड़ा नोट्स को ध्यान रखिए। देख बेटा, यहां हमने क्या लिखवाया था, यह देख नोट में कितने, ओनली 1 कायरल सेंटर है। देन ऑल POS ऑलवेज क्या होगा वहां? एब्सेंट होगा, और वो हमेशा ही ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। तुम कैसे भूल जाते हो? चलो भाई नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब मैं केस 2 लेके आ रहा हूं। केस नंबर 2, जब क्या होगा बच्चों? व्हेन कायरल सेंटर तो क्या होंगे? ग्रेटर देन 1 होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। अब कैसे?
अब देखो बेटा समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा, CH3 CH3 OH H OH H। एक मॉलिक्यूल ये है मेरे पास, इसी प्रकार से एक और है CH3 OH OH H H। चलो अब देखना बेटा जरा ध्यान से, मुझे बताओ इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर यहां बैठा है और एक यहां बैठा है। कितने हो गए बेटा? 2 कायरल सेंटर हो गए। बट इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यदि मैं प्लेन यहां से डाल दूं तो बताओ बच्चों इसके अंदर POS और COS प्रेजेंट और एब्सेंट, बताओ फटाफट से। चलो भाई बताओ फटाफट से बेटा। यस, क्योंकि जैसे देखो मैंने इसका हाफ किया, 2 कायरल सेंटर थे, जैसे मैंने इसके बीच में प्लेन डाला, मुझे बताओ प्लेन में OH की इमेज क्या दिखेगी? OH, तो नीचे OH है। H की इमेज क्या दिखेगी? H, तो यहां भी H है। CH3 की इमेज क्या दिखेगी? CH3, वो भी है। मतलब यहां तो क्या हो गया बेटा जी? POS प्रेजेंट है और साथ ही साथ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी है। यस और नो? तो देखो बेटा हमने उस चार्ट के अंदर क्या बनाया था, यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हमें POS और COS देखने पड़ते हैं। यदि ये प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? मीजो होगा। तो बताओ बच्चों यहां प्रेजेंट है या एब्सेंट है? प्लेन डाला तो POS क्या हो गया बेटा? यहां पर प्रेजेंट हो गया। और यदि POS क्या है बच्चों? प्रेजेंट है तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कंपाउंड क्या हुआ? मीजो हुआ। क्या हुआ बच्चों? मीजो हुआ। ये बेटा देखो COS चेक करना होता है, लेकिन COS चेक करने के लिए तुम्हें COS सिखाना है अभी हम, बट उसके अलावा भी क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ये देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हारे क्वेश्चन उससे पहले ही बन जा रहे हैं। समझा आलेख? बाकी इसके जैसे POS खत्म होगा फिर उसके बाद COS स्टार्ट होगा, वो निकालना सिखाऊंगा, लेकिन उसके बिना काम चल जाएगा हमारा, डोंट वरी। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, यहां भी देखो कितने कायरल सेंटर बेटा, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। तो इसके अंदर भी कायरल सेंटर कितने हुए बेटा जी? 2 हुए। कायरल सेंटर कितने हैं? 2, जो कि 1 से ज्यादा है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि यदि मैं हाफ से काटूंगा, इसको हाफ से काटूंगा, तो मुझे बताइए बच्चों यहां जो ऊपर वाले ग्रुप्स है जो नीचे वाले ग्रुप है वो सेम है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल भी है। क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल साथ ही साथ में सिमेट्रिकल भी है। लेकिन वही मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं इसमें बात करता हूं POS वगैरह और COS की, यदि मैं इसको हटाकर यहां पर प्लेन डाल दूं, क्या डाल दूं बच्चों? प्लेन डाल दूं। देखना बेटा जी प्लेन कैसे डालेंगे हम इसके अंदर। ये डाला हम लोगों ने प्लेन। ओके बेटा जी, जैसे मैंने इसके अंदर प्लेन डाला तो ध्यान से देखो बेटा, ऊपर कौन बैठा है बेटा जी? OH। OH की इमेज नीचे क्या आनी चाहिए थी? OH, लेकिन नीचे कौन बैठा है? H। मतलब वहां प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्या है वहां बेटा जी? ये एब्सेंट है। क्या हो गया बच्चों? एब्सेंट। और यदि वो एब्सेंट है और यहाँ COS भी एब्सेंट है, वो आगे जाके निकालना सीख जाओगे तो भाई कंफर्म्ड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और डेक्स्ट्रो लीवो बना देगा। समझे? हो गया? बनाओ बनाओ फटाफट बना दो बेटा जी। यू हैव ओनली 1 मिनट। बेटा वर्टिकल लाइन से भी कट लो, यहां से वर्टिकली कटूंगा तो H और OH सेम हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे ना, तब भी वो डिफरेंट ही आएंगे। यस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फटाफट बनाओ बेटा। देखो बेटा जी एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में होता क्या है ना, जैसे तुम लोग सोचते हो कि सर कि भाई ये OH भी यहां ही होना चाहिए था, वो प्लेन के लिए होता है बेटा, कि प्लेन की इमेज देखने के लिए होता है। सिमेट्री और क्योंकि हमें मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ा मिलता है, हमें एग्जाम में मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा, ये ऐसा लिखा गया होगा CH3 CHOH CHOH CH3।
फिर यहां हम दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ग्रुप सेम तरफ होंगे, दोनों ग्रुप डिफरेंट तरफ भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि जब मैं बीच से काटूंगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम होती है। ओके श्रेया, डन, गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाओ बेटा, शाबाश बेटा। हमने क्या बोला, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिलता है, हम जस्ट मॉलिक्यूल को हाफ की तरफ देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेम है, तो ऐसे तो देखने में लग ही रहा है कि सर इधर OH इधर है इधर है, ये तो सिमेट्रिकल लग नहीं रहा, ये सर नो। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ऐसे मिलता है, हम दोनों केसेस बनाते हैं, इससे ये भी बनेगा और इससे ये भी बनेगा। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सेम तरफ होगा या तो ऑपोजिट तरफ होगा। केसेस तो सिमेट्री से ही जनरेट हुए ना बेटा। एसिमेट्रिक, देखो बेटा मेरी बात सुनो, एसिमेट्रिक का केस देखो ना पीछे का, जब एसिमेट्रिक था तो वहां ग्रुप ही क्या थे बेटा, यहां ब्रोमीन और यहां क्लोरीन। जब मैंने हाफ से देखा था तो ऊपर अलग ग्रुप है नीचे अलग है, तब जाके वो एसिमेट्रिक में गया था, समझे क्या आंचल? ओके दिशा वेद, ओके डन बेटा, बनाओ बनाओ सारे बच्चे बनाओ फटाफट, 10 मिनट बचे, एक छोटा सा टॉपिक हम साथ में कवर कर लेंगे बेटा इसमें। ओके डन। तो चलिए फिर, अब ये तो था हमारे पास कि भाई कैसे हमने देखना है, या यहां से एक शॉर्ट नोट जो हमने क्रिएट किया कायरल सेंटर के बेसिस के ऊपर, बट हमें अब कुछ और चीजें देखनी है। जैसे बेटा हम लोगों ने POS प्लेन ऑफ सिमेट्री टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर देखा, उसी प्रकार हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर भी देखेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं लेके आने वाला हूं एल्कीन। देखो बेटा, एल्कीन की एक खासियत है, क्या खासियत है, एल्कीन होती कुछ ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी ग्रुप होगा, यहां भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, यस और नो बेटा। और इसके अंदर यदि बात की जाए, ये कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बात करूं ये भी क्या होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब दोनों ही क्या है यहां पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ये कार्बन के साथ जुड़े हुए बॉन्ड कैसी ज्योमेट्री बना रहे होंगे, ये बना रहे होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। यस और नो बेटा जी। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब यह हुआ कि यहां पर इस कार्बन के साथ जुड़े हुए तीनों तरह के बॉन्ड एक ही प्लेन पर है, और ये भी sp2 है तो इसके बॉन्ड भी एक ही प्लेन पे है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन पर है। अरे यस और नो बेटा जी। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर हो चुका है। जैसे इस हाथ को मानो, ये हाथ एक प्लेन है, तो ये पूरा का पूरा एल्कीन इसके ऊपर लेटा हुआ है। अब मुझे इसको काटना है, तो मैं ऐसे काटूं या फिर पूरे प्लेन को ही काट दूं, क्योंकि यदि देखो हमें सिंपल फंडा पता है, जो एटम कट जाता है उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मैं पूरे प्लेन को काटूंगा तो सारे के सारे एटम भी कट जाएंगे। जब सारे कट गए तो हमें कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है। देखो इधर एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास है कुछ एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां रखा मैंने H, यहां रखा H, यहां रखा H, यहां भी रखा H। हमारे पास पॉसिबिलिटी है POS देखने के लिए कि भाई मैं प्लेन इधर से डाल देता हूं। देखो ध्यान से कि भाई मैंने प्लेन यहां से डाल दिया, देखो बेटा। ओके बेटा, एक तो मैं प्लेन ऐसे डाल सकता था। जैसे ही मैंने यहां पर प्लेन डाला तो मुझे एक बात बताइए बेटा जी, लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं या ये जो ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अरे यस और नो बेटा, क्योंकि यदि मैं इस H की इमेज मिरर में देखूंगा वो H ही दिखेगा, इसका भी H दिखेगा, कार्बन का कार्बन दिखेगा, तो यहां पर POS तो प्रेजेंट है। क्या मैं इसके अलावा भी चेक कर सकता था? यस, मैं ऐसे भी देख सकता था। यस और नो बेटा जी। चलो भाई, ऐसे देखूंगा, ऐसे डालूंगा प्लेन तो H की इमेज नीचे H बनेगी, सच में H है। इसकी भी नीचे को इमेज H बनेगी, वहां भी H है। मतलब ऐसे भी POS प्रेजेंट है और ऐसे भी प्रेजेंट है। लेकिन हमने एक बात बोली कि हमारे पास एक और तरीका है कि पूरे का पूरा प्लेन को ही काट दिया जाए।
जब पूरा प्लेन ही कट जाएगा तो हमें कुछ ग्रुप देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहां तो ये ग्रुप सेम थे, यदि मैं यहां ग्रुप डिफरेंट ले आता हूं, क्या ले आता हूं बेटा, ग्रुप्स डिफरेंट। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगाया फ्लोरीन, यहां लगाया क्लोरीन, यहां लगाया ब्रोमीन और यहां लगाया आयोडीन। तुम लोग मुझे यस और नो में आंसर करोगे, क्या इस मॉलिक्यूल में मैं ऐसे प्लेन डाल सकता हूं इस तरीके से? यस और नो। क्या यहां से पीओएस प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहां से हम प्लेन डाल नहीं सकते, यहां डालेंगे तो फ्लोरीन की इमेज फ्लोरीन आनी चाहिए थी, यहां ब्रोमीन है, तो हम ऐसे प्लेन नहीं डाल सकते। क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं? बताओ, क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, क्योंकि एब्सेंट आ रहा है पीओएस। अब मुझे बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? पीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? जल्दी बोलो। प्रेजेंट है, क्योंकि ये एल्कीन है। मैंने बोला ना, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को काट दो बेटा, ये एक ही प्लेन पे है ग्रुप, पूरा का पूरा प्लेन ही हमने काट दिया। जब पूरा प्लेन काट दिया तो भाई पीओएस तो प्रेजेंट हो जाएगा ना, तो पीओएस क्या हो गया बेटा, प्रेजेंट हो गया। एल्कीन जब भी मिलेगी वहां पर हमेशा ही पीओएस क्या मिल जाएगा तुम्हें, प्रेजेंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो हमेशा ही पूरे मॉलिक्यूल में काट दिया जाता है। कट सकता है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे बॉन्ड सारे एटम सेम प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो हम पूरे को काट दो, कहानी खत्म हो जाएगी। दिमाग में गया क्या? यस और नो में लिखो, मतलब कोई भी हो, यहां कोई भी ग्रुप लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, काट देंगे हम हमेशा ही। फटाफट यस और नो में आंसर लिखिए फटाफट से बेटा जी। गुड, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव, गुड। चलो भाई, ये तो हुआ एल्कीन का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट डे के अंदर बेटा क्यूमुलेटेड पॉलीन, बाइफिनाइल, पॉलीफिनाइल सिस्टम्स को देखेंगे, फिर सीओएस निकालना भी सीखेंगे। नेक्स्ट डे का लेक्चर हमारा सीओएस तक होगा, उसके बाद अगले 2 लेक्चर में तो आगे का टॉपिक सारा ही खत्म हो जाएगा। यस बेटा जी, सिंगल पाई बॉन्ड ऐसे एल्कीन है वो हमेशा कट जाएगा बेटा जी। ओके, तो बाकी आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी, नेक्स्ट डे तो सीओएस निकालना सीखेंगे, उसके बाद हमारा काम रह जाएगा सिर्फ इतना सा कि भाई हम लोगों को निकालना है कि भाई ये जो 2 मॉलिक्यूल है वो डायस्टेरियोमर है, इनेंशियोमर है, होमोमर है। ये की पॉइंट बताऊंगा, उसी से क्वेश्चन सारे सोल्व आउट हो जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है, बस ध्यान से समझते जाना है। आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू एवरीवन।